ठीक है बच्चों। बच्चों लेट्स कम टू द अदर बुक स्टैटिस्टिक्स। टर्म 2 में स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये 3 चैप्टर आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 10, 11, 12। 10 का नाम है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, 11 का नाम है मेजर्स ऑफ कोरिलेशन एंड 12 का नाम है इंडेक्स नंबर। इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, थोड़े से बड़े चैप्टर हैं और बेस्ड हैं आपके टर्म 1 के कुछ चैप्टर्स के बेस पे, स्पेशली मीन के बेस पे। अगर आपको मीन आता है तो आपको बड़ी हेल्प मिलेगी इनको समझने में। फिर भी मैं आपको हेल्प करूंगा समझाने में, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका टर्म 2 का अगर मैं आपको बता दूं तो ये सिलेबस था। माइक्रो और टर्म 2 में माइक्रो के आ रहे थे आपके 6 चैप्टर्स। 4 चैप्टर जो मैंने आपको अभी रिसेंटली करा दिए हैं, प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड देन रेवेन्यू। इसके बाद आपके 2 चैप्टर और रह गए हैं माइक्रो में, दैट इज मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सिंपल एप्लीकेशन, एंड एक लास्ट रह गया है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। लास्ट यूनिट के 2 चैप्टर रह गए हैं, बाकी अदर डिलीटेड है। स्टैट्स के अंदर आपके ये 3 चैप्टर बचे हुए हैं। सो इन टोटल आपके 9 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में, जिसमें 4 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और अब आ जाते हैं स्टैट्स पे कुछ समय के लिए। स्टैट्स में आपको मैंने बताया कि ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12। सबसे पहले मैं आज डिस्कस करूंगा आपके साथ 10 एंड देखेंगे फिर आगे कि माइक्रो और स्टैट्स का कैसे कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करा रहा हूं, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। आज मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ठीक है, जितनी भी हमारी क्लास बची हुई है अभी। सबसे पहले ये जो टर्म लिखी है मैंने डिस्पर्जन, इसका मतलब क्या है? जो मैंने टर्म लिखी है इस डिस्पर्जन, इसका मतलब क्या है? लेट्स से मैं अपना पुराने वाला एग्जांपल ले लेता हूं जो मैं यूजुअली लेता हुआ आया हूं अब तक। ठीक है, कि एक बैट्समैन है, लेट्स से विराट कोहली। हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेने, पर्सनल नहीं होना है भैया। विराट कोहली ने टोटल 10 मैच खेले और विराट कोहली का, ये हम मैं पहले से एवरेज लेता हुआ आ रहा हूं, पहले से एग्जांपल लेता हुआ आ रहा हूं, सॉरी, ठीक है। और विराट कोहली ऑन एन एवरेज एक मैच में 40 रन बनाता है। विराट कोहली का जो एवरेज आया वो 40 रन का आया। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया है कि इंडियन टीम का एक बैट्समैन है जिसका नाम विराट कोहली है, जिसने टोटल 10 मैचेस खेले हैं और विराट कोहली का जो एवरेज है वो 40 रन्स का है। आप सब जानते हैं कि ये एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज लेट्स से विराट कोहली ने 10 मैच खेल के 400 रन बनाए हैं टोटल, अपोन में डिवाइड में नंबर ऑफ मैच प्लेड, 10 मैच विराट कोहली ने खेले, तो विराट कोहली का जो एवरेज आ गया वो आ गया 40 रन का। वैसे आप सब जानते हैं इसका कतई मतलब, इसका बिल्कुल भी यही मतलब नहीं है कि विराट कोहली एक्चुअली किसी मैच में 40 रन भी बनाता होगा, बनाए भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली का जो मैच स्कोर की जो टैली है वो कुछ इस प्रकार है। विराट कोहली ने लेट से फर्स्ट मैच में 50 रन बनाए थे, सेकंड मैच में 100 रन बनाए थे, थर्ड मैच में 0 रन बनाए थे, फिर 20 रन बनाए थे, फिर 40 रन बनाए थे, फिर 39 बनाए थे, फिर 52 बनाए थे एंड सो ऑन। विराट कोहली का जो एवरेज स्कोर है हर मैच में विराट कोहली ऐसे ऐसे रन बनाता है, और इनका जो टोटल आया था 10 मैच का वो 400 रन आया था। तो इसका मतलब हमें ही समझ में आया था विराट कोहली ऑन एन एवरेज जब किसी मैच में बैटिंग करने आता है तो ऑन एन एवरेज वो 40 रन स्कोर करता है। कंपल्सन नहीं है, ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। एवरेज एक बस मिड वैल्यू होती है किसी डाटा की, जरूरी नहीं एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। अब पॉइंट क्या है ये आप सब जानते हैं। पॉइंट ये है कि विराट कोहली का एवरेज है 40 रन का। विराट कोहली का एवरेज है 40 रन का। आप यहां देखो, विराट कोहली का जो एवरेज है वो है 40 रन का, कि ऑन एन एवरेज विराट कोहली 40 रन बनाता है। बट आप अगर यहाँ टैली देखो, उसकी स्कोर कार्ड देखो, तो विराट कोहली ने फर्स्ट मैच में स्कोर कितना किया है? 50 का। वो तो अच्छी बात है, विराट कोहली ने अपने एवरेज से ज्यादा रन बनाए, बट उसका एवरेज कितने का था? 40 का। एक्चुअल स्कोर कितने का है? 50 का। तो यहां से हमें डिस्पर्जन मिल जाएगा कि यार 50 रन बनाए बट एवरेज था 40 का। तो जो बच्चों ये 10 का डिफरेंस आया ना, ये उसका डिस्पर्जन है, ये डिस्पर्जन है। अभी मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अगले केस में देखो, विराट कोहली ने रन बनाए 100, ठीक है, एवरेज था 40 का, तो जो ये 60 आया ये डिस्पर्जन है।
व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिस्पर्जन? इस डिस्पर्जन का मतलब है क्या? डिस्पर्जन का मतलब ये है कि कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी डिफरेंट है, कितनी डिविएट कर जाती है। एवरेज क्या कहता था कि विराट कोहली जब बैटिंग करने जाएगा तो 40 रन बनाएगा, 40 रन स्कोर करेगा। बट विराट कोहली जब बैटिंग करने गया तो उसने एक्चुअली 50 रन स्कोर किया, तो वो अपने एवरेज से कितना डिविएट कर गया, 10 का, और आई शुड से +10 का, 10 रन ज्यादा बना दिए। और इस केस में 60 रन ज्यादा बना दिए, विच मे बी बैड, विच मे बी वर्स, विच मे बी गुड और विच मे बी बैड, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अभी वो देखेंगे हम केस कि कब अच्छा होगा कब बुरा होगा। अब यहां देख लो, इस केस में, थर्ड केस में, विराट कोहली ने स्कोर कितना किया, 0 का। एवरेज कितना कह रहा था कि विराट कोहली जब बैटिंग करने जाएगा तो 40 रन बनाएगा, बनाए कितने भैया ने, 0। तो विराट कोहली का डिस्पर्जन कितने का आ गया, -40 का। तो दिस इज डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन का मतलब मैंने अगेन क्या बताया सिंपल भाषा में, कि कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी अलग है, कितनी डिविएट कर जाती है। वो डिविएशन, वो डिस्पर्जन नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। नेगेटिव में कब होगा, जब एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम होगी, जैसा कि इस केस में, 20 - 40, तो माइनस का 20। तो डिस्पर्जन नेगेटिव कब होगा, जब एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से लेफ्ट में होगी, कम होगी। और डिस्पर्जन पॉजिटिव कब होगा, जब एवरेज वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू से ज्यादा होगी, जैसा कि ऊपर के दो केसेस। ठीक है। अब तीसरा इंटरेस्टिंग केस देख लो। इस केस में विराट कोहली ने 40 का स्कोर किया है, और उसका एवरेज भी 40 का था, तो डिस्पर्जन 0 आ गया। तो डिस्पर्जन 0 कब आएगा, डिस्पर्जन 0 तब आएगा जब एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर होगी। आर यू गेटिंग मी? विशेष समझ में आया? अंशिका? यस सर। डन। यस सर। मरीन? यस सर। डन। तो ये लेट ज्वाइन किया मयूर, ठीक है, वेरी गुड। इसने लेट ज्वाइन किया है, राजपूत साहब हमारे। तो डिस्पर्जन का मतलब बताया मैंने भाई, ठीक है। देन आगे चलते हैं। अच्छा, इससे सर क्या यूज है, हम डिस्पर्जन पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या पता लगेगा? मैंने अभी आपको बेसिक भाषा में बताया, इससे ये पता लगेगा कि कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी डिविएट करती है। एंड बेसिक सेंस में अगर मैं आपको मतलब बताऊं इस बात का, मेन रीजन जो इसको पढ़ने का है, इससे हमें ये पता लगेगा, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ एनी वेरिएबल। हम किसी वेरिएबल की कंसिस्टेंसी को चेक कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, कंसिस्टेंट कितना है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल लेता हूं, प्लीज आपके लिए एग्जाम्पल लेता हूं। लेट्स से एक बैट्समैन है अपनी टीम का, इंडिया टीम का, विराट कोहली, ठीक है, और एक बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टीव स्मिथ, ठीक है। दोनों ही यंग प्लेयर हैं और अपनी अपनी टीम में अच्छा परफॉर्म करते हैं, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। विराट कोहली का एवरेज स्कोर लेट्स से 58 रन है, ठीक है। इमोशनल मत हो जाना, सेंटिमेंटल मत हो जाना, यहाँ पे एक एवरेज एग्जांपल ले रहा हूँ, बस हाइपोथेटिकल एग्जांपल चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो एवरेज है स्टीव स्मिथ का वो 56 रन का है। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक बैट्समैन को सेलेक्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन कि विराट कोहली का एवरेज 58 का है, स्टीव स्मिथ का एवरेज 56 का है, तो किसका एवरेज ज्यादा लग रहा है? विराट कोहली का। तो आप किसको पिक करोगे? विराट कोहली को पिक कर लोगे, ठीक है, क्योंकि विराट कोहली का एवरेज ज्यादा है स्टीव स्मिथ से। डन, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। बट एक पॉइंट, अब एक कंडीशन डालते हैं, एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालते हैं। हमें ये पता लगा, अभी
वो डिस्पर्जन क्या होता है मैं समझाऊंगा, उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। जो डिस्पर्जन है वो विराट कोहली का ज्यादा है और जो स्टीव स्मिथ का डिस्पर्जन है वो भी है बट वो कम है। मतलब क्या है इस बात का भी सुनना प्लीज, अभी कमेंट मत करना इस बात पे। मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये पता लगा कि विराट कोहली जब बैटिंग करने आता है तो वो किसी मैच में वो 0 बना देता है, किसी मैच में वो 100 बना देता है, किसी मैच में वो 90 बना देता है, किसी मैच में वो 10 बना देता है, किसी मैच में वो 20 बना देता है। तो अभी एग्जाम्पल तो लेने दो। तो हमें ये पता लगा कि विराट कोहली का जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर नीचे होती रहती है। ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। विराट कोहली एवरेज से बहुत ज़्यादा भी स्कोर कर देता है और बहुत कम भी स्कोर कर देता है, मतलब उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है उसके स्कोर के अंदर। एवरेज से वो बहुत ज़्यादा भी ऊपर चले जाता है, बहुत नीचे भी चले जाता है और एवरेज के आसपास भी स्कोर करता रहता है। बट डिस्पर्जन ज़्यादा है, उतार चढ़ाव उसके स्कोर में ज़्यादा रहता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब स्टीव स्मिथ का हम जब इस डिस्पर्जन देखते हैं वो कम देखने के लिए मिलता है, कम देखने के लिए मिलता है। मतलब हमें इस बात से ये पता लगता है कि स्टीव स्मिथ जब बैटिंग करने जाता है तो वो उसका स्कोर का एवरेज क्या रहता है, एवरेज स्कोर क्या रहता है, लगभग 56 बना दिए, 57 बना दिए, 60 बना दिए, 50 बना दिए, 70 बना दिए, 75 बना दिए। तो उसका उसके स्कोर के अंदर भी डिस्पर्जन है। स्टीव स्मिथ की वैल्यू में भी डिस्पर्जन आता है बट वो डिस्पर्जन कम है। तो आप ये बताएंगे मेरे को कि इन दोनों में आप इस इंफॉर्मेशन पे जो मैंने ये एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है आप बता सकते हो कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? स्टीव स्मिथ इज मोर कंसिस्टेंट। मोर कंसिस्टेंट का मतलब हो गया मोर रिलायबल। मोर कंसिस्टेंट का मतलब हो गया मोर रिलायबल। मोर रिलायबल कैसे? अब हमारे विराट कोहली बैटिंग करने चले गए, अब हमें पता ही नहीं, विराट कोहली का एवरेज तो 58 का है बट गारंटी नहीं है कि विराट कोहली 58 बनाएगा ही बनाएगा। गारंटी तो किसी की भी नहीं है, बट विराट कोहली बहुत ज़्यादा भी स्कोर कर सकता है, 0 भी स्कोर कर सकता है, 10 भी स्कोर कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम का परसेप्शन देखें तो स्टीव स्मिथ जब बैटिंग करने जाता है क्योंकि उसका डिस्पर्जन कम है, उसके वेरिएशन उसके एवरेज में उससे उसका जो स्कोर कार्ड है उसमें वेरिएशन कम है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम का एक परसेप्शन बना हुआ है कि स्टीव स्मिथ अगर बैटिंग करने जा रहा है तो लगभग ये 56, 57, 50, 60 के आसपास स्कोर करके आएगा। तो हु इज मोर कंसिस्टेंट हियर? स्टीव स्मिथ। तो ज्यादा रिलायबल कौन हुआ? स्टीव स्मिथ। तो इस एग्जांपल से सर ऐसा भी तो हो सकता है कि एडम स्मिथ भी कुछ ना बनाए। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा भी हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्टीव स्मिथ है मेरे एग्जांपल में वो अपने एवरेज के आसपास स्कोर करता है। तो हमें इससे क्या पता लगेगा कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है? स्टीव स्मिथ। ज्यादा की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कंसिस्टेंट ही है, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है? 0 कोई भी स्कोर कर सकता है, 100 स्टीव स्मिथ भी स्कोर कर सकता है, विराट कोहली भी स्कोर कर सकता है, दोनों 0 भी स्कोर कर सकते हैं, पर ज्यादा स्कोर अपने एवरेज के आसपास कौन करता है? स्टीव स्मिथ, मेरे एग्जांपल में। तो ज्यादा कंसिस्टेंट ज्यादा रिलायबल कौन हुआ? स्टीव स्मिथ। बात समझ में आई? आप समझ गए कि जो डिस्पर्जन का रोल है वो क्या होने वाला है। हम डिस्पर्जन अभी तक अगर मैं आपको कंक्लूड करूं जितना मैंने आपको पढ़ाया, डिस्पर्जन का मुझे ये मतलब समझ में आया कि डिस्पर्जन का मतलब ये है कि कोई वैल्यू अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी डिविएट कर गई, कितनी डिफरेंट है। वो ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है, वो 0 भी हो सकती है। ज़्यादा कब होगी? ज़्यादा कब होगी? जब एक्चुअल वैल्यू डिस्पर्जन से एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से ज़्यादा होगी। कम कब होगी? अगर एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू से कम है। 0 कब होगी? अगर एक्चुअल वैल्यू एवरेज वैल्यू बराबर है। ठीक है। इसके बाद सर हम डिस्पर्जन क्यों पढ़ रहे हैं? अरे किसी भी डाटा की उस वेरिएशन उस वेरिएबल की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कि वो वेरिएबल कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने यहाँ बताया अगर कंसिस्टेंसी, अच्छा पहले इसको कंप्लीट करते हैं। कंसिस्टेंसी पता लगेगी तो क्या होगा? कंसिस्टेंसी पता लगेगी तो हमें ये पता लगेगा कि वो रिलायबिलिटी कितनी है। रिलायबिलिटी पता लगेगी तो इससे ये पता लगेगा कि हम डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाएगी हमारे लिए कि किस बैट्समैन को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि 10th क्लास में कितनी परसेंटेज आई है, 9th में कितनी आई है, 11th में कितनी आई है, 12th में कितनी आई है। तो
अगर आप ऑन एन एवरेज लगभग एक जैसा स्कोर करते हैं 90, 85, 92, 88, तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चा कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस में। और अगर आप मेरी तरह नालायक हो कि कभी आपके 65 आ रहे हैं, कभी आपके 33 आ रहे हैं, कभी आपके 40 आ रहे हैं, कभी आपके 80 आ गए, तो आप क्या कहोगे कि भैया यू कंसिस्टेंट ना है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, ये तो कभी ठीक ठाक स्कोर कर लेता है, वो मोस्ट ऑफ द केस में तो डाउन रहता है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। हाँ, मेरे को नालायक बोल के तो समझ में आई जाती है तुम्हें बात। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया तुम्हें, डिस्पर्जन का मतलब समझ में आ गया। अब आगे तुम्हें मैं डिस्पर्जन के टाइप बताऊं उससे पहले, जैसा कि टॉपिक में करा ही रहा हूं, पहले वही करा के चलता हूं। मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्जन। सर हम डिस्पर्जन निकाल क्यों रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, वाई वी आर कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन। और आई शुड राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन? यार डिस्पर्जन का मैंने सिंपल मतलब बताया अभी। अब इस डिस्पर्जन को निकालने के बहुत सारे मेजर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था इससे पहले मेजर्स ऑफ एवरेज, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने 3 मेजर्स पढ़े, मीन, मीडियन, मोड, तो मेजर्स थे। तो ऐसे मैंने अभी डिस्पर्जन बताया, अब इसके मेजर्स हैं बहुत सारे। जैसे हम पढ़ेंगे रेंज पढ़ेंगे, मीन डेविएशन पढ़ेंगे, मीडियन डेविएशन पढ़ोगे, क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है और लोरेंज कर्व है। बहुत सारे मेजर्स हैं उसके जो डिस्पर्जन निकालेंगे हम, जो डिफरेंस निकालेंगे ये। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ डिस्पर्जन का मतलब बता रहा हूँ अभी। तो इस मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मतलब हो गया जो ये डिस्पर्जन है उसको निकालने वाले मेजर्स, उसको निकालने वाले वो फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट्स रदर से। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिस्पर्जन को निकालने के, व्हाई वी आर कैलकुलेट, व्हाट शुड बी द मेजर्स ऑफ अ डिस्पर्जन। एक आइडियल मेजर क्या होना चाहिए? अब रेंज मैंने जैसे वर्ड यूज किए, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, लोरेंज कर्व, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। इनमें से आप क्या पिक करोगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों निकाल रहे हो आप इनको, क्या ऑब्जेक्टिव हैं आपके? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए, रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, इन्हीं को मैं पॉइंटर्स में बना के लिख देता हूँ आपके लिए। तो मैं पहला पॉइंट लिखता हूँ आपके लिए, सबसे पहला टू टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ एनी एवरेज। यार आप एवरेज निकाल चुके हो, अब आप ये चेक करना चाहते हो कि जो है ये हमारा एवरेज है वो कितना रिलायबल है, वो कितना भरोसे करने वाला, भरोसे लायक है। अब जैसे तुम ये देखो, विराट कोहली का एवरेज तो 58 है, बट विराट कोहली का जो एवरेज है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि इंडिया टीम को, मेरे एग्जाम्पल में, भावुक मत हो जाना, मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है, कि इंडियन टीम को ये भरोसा ही नहीं है कि विराट कोहली का एवरेज तो 58 है, बट उनको ये भरोसा नहीं है कि विराट कोहली किसी में, अगर उसका डिस्पर्जन ज़्यादा है, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो विराट कोहली अगर बैटिंग करने जा रहा है वो 0 बना सकता है, वो 10 भी स्कोर कर सकता है, वो 100 भी स्कोर कर सकता है, वो 150 भी स्कोर कर सकता है। तो अगर विराट कोहली स्कोर कर रहा है 0, 10, 20, 100, 150, कभी कभी 50, कभी कभी 60, 75, 35, अगर ऐसा स्कोर कर रहा है और उसका एवरेज 58 है तो एवरेज रिलायबल ही नहीं है। अबे एवरेज कह रहा है कि वो 58 रन बनाएगा, बट वो 58 बना ही नहीं रहा, वो 58 के आसपास बना ही नहीं रहा, तो उसका जो ये एवरेज हमने निकाला हुआ है 58, वो भरोसे करने लायक, वो रिलायबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टीव स्मिथ का एग्जाम्पल लें, अगर स्टीव स्मिथ का जो स्कोर कार्ड है वो ऐसा होता है 60, 55, 57, 48, 75, 72, 56, 54, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ के डाटा में भी डिस्पर्जन है, बट उसका एवरेज रिलायबल है, कि वो अपनी परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस के आसपास है। तो हम डिस्पर्जन क्यों निकाल रहे हैं? ताकि हमें ये पता लग सके कि एवरेज कितना रिलायबल है, एवरेज कितना भरोसा करने लायक है। अगर डिस्पर्जन
होता है ज़्यादा, तो एवरेज की जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होगी कम? वो ज़्यादा होगी कम? कम। वेरी गुड, इनवर्स रिलेशन। वेरी गुड। और अगर डिस्पर्जन है कम, मतलब वेरिएशन कम है, तो मतलब एवरेज की रिलायबिलिटी, एवरेज पे रिलाई किया जा सकता ज्यादा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड आता है टू चेक दी कंसिस्टेंसी ऑफ एनी वेरिएबल। मेरे केस में मैंने बैट्समैन के एग्जांपल लिए ताकि हमें ये पता लग सके कौन सा बैट्समैन या कौन सा वेरिएबल कितना कंसिस्टेंट है। ये भी मैंने एग्जांपल ले लिया। जैसे अब आप सोच के बताओ, अगर डिस्पर्जन ज़्यादा है तो बताओ कंसिस्टेंसी कम है ज़्यादा है? सर कम। कम, वेरी गुड। अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो कंसिस्टेंट नहीं है भाई। और अगर यही डिस्पर्जन कम है तो मतलब मेरा बैट्समैन या मेरा वेरिएबल, मेरा डाटा उतना ही कंसिस्टेंट है। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। अगली बात, टू चेक एंड देन कंट्रोल द वेरिएबिलिटी। सर आवाज नहीं आ रही। एक सेकेंड, वेरिएशन, मेरे लाल मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ, अगला पॉइंट बोला है मैंने, टू चेक एंड देन कंट्रोल द वेरिएबिलिटी और वेरिएशन। यार पहले आप ये चेक करोगे कि वेरिएशन कितना है। दिस डिस्पर्जन विल टेल यू अबाउट वेरिएशन, कि मेरे डाटा में कितना वेरिएशन है। अगर एवरेज के पास स्कोर कर रहे हो तो वेरिएशन कम है, और अगर एवरेज से दूर दूर स्कोर कर रहे हो तो वेरिएशन ज़्यादा है। तो पहले तो आपको ये पता लगेगा वेरिएशन कितना है। लेट्स से कि आपको ये पता लग गया कि वेरिएशन इतना है। एक बार आपको ये पता लग गया कि वेरिएशन इतना है, तो आप ये कोशिश करोगे कि इस वेरिएशन को ठीक किया जाए, इस वेरिएशन को कंट्रोल किया जाए। पहले आप ये देखोगे कमी कितनी है। वेरिएशन अच्छी बात है, बुरी अच्छी बात नहीं है, कमी है ये। आपको पहले कमी पता लगेगी, कमी के बाद तो रोकथाम निकालोगे। पहले तो देखोगे कमी क्या है, फिर ये देखोगे कमी आई किस वजह से। तो पहले देखोगे वेरिएशन कितना है, वेरिएशन ज़्यादा है या कम है। ठीक है, एक बार वेरिएशन पता लग गया, फिर क्या करोगे, उस वेरिएशन को ठीक करने की कोशिश करोगे। तो डिस्पर्जन हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि ये पता लग सके कि कमी ज़्यादा है या कम है। अच्छा, कमी कितनी है। अच्छा, एक बार ये पता लग गया तो फिर उसको ठीक किया जा सके, उस वेरिएशन को ठीक किया जा सके कि कमी आ क्यों रही है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए तो उसको पहले वेरिएशन चेक करना, इस डिस्पर्जन को चेक करना, फिर उसको कंट्रोल करना। बात समझ में आई? यस सर। मयूर? यस सर। विशेष? यस सर। तुषार? यस सर। डन। अदिति समझ में आ रहा है? मुझे ये कंसेप्ट कैसे हो सकता है कि उसमें कोई वेरिएशन ही ना आए? हाँ, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। वो तो आइडियल एवरेज हो जाएगा। अगर जैसे ये एग्जांपल लिया था मैंने कि अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड, अगर मेरी एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर हो जाएगी तो वेरिएशन ही नहीं आएगा। तो ये तो आइडियल है बात है। इतना आइडियल कैसे हो सकता है कोई? आपका एवरेज स्कोर निकाल लें हम कभी, कि आपने अब तक 10th क्लास तक पढ़ चुके हो, तो 10th क्लास में ऑन एन एवरेज आप इतना स्कोर करते हो, तो जरूरी ये, इसका मतलब ये है कि आप 11th में भी उतना स्कोर करोगे, 12th में भी स्कोर करोगे इतना ही। तो ये तो आइडियल बात हुई कि आप अपनी परफॉर्मेंस में कितना कंसिस्टेंट हैं। अदिति समझ में आई बात? ऐसे कैसे हो सकता है कि विराट कोहली खेले और हर मैच में 40 रन बने और एवरेज भी 40? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता ना, तभी तो हम डिस्पर्जन निकाल रहे हैं। मैं तो जस्ट आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा था जो आपने पूछा था। ठीक है, ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब हमने बहुत प्रैक्टिकल बात कर ली है, इसलिए चांसेस कम लग रहे हैं हमें। चांसेस है ही नहीं है। डिस्पर्जन तो थोड़ा बहुत होता ही है हर डाटा में। सर अगर माइनर सा वेरिएशन है तो सर उसे कंट्रोल करना चाहिए नहीं? अगर माइनर सा है तो क्यों करना चाहेंगे हम? नहीं करना चाहेंगे।
शायद करने के बाद शायद कुछ और इफेक्ट पड़ सके। अगर माइनर सा है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे, स्टैट्स में इग्नोर कर देते हैं इतनी छोटी सी बात को। अभी मैं बहुत छोटी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बहुत बड़े डाटा के साथ डील करते हैं, ठीक है। अभी देखोगे आप जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, आप देखोगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकली डिस्पर्जन आता ही आता है, ज़्यादा आ सकता है, कम आ सकता है, ये अलग बात है, पर होता ही होता है। ऐसे बहुत ही रेयर केस है कि एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू बराबर ही आ रही है हर केस में, और अगर ऐसा है तो वो आइडियल होगा, ठीक है अदिति। यस टू फैसिलिटेट basis for further statistical analysis। मैंने आपको ना एक बात बताई थी जब मैं आपको मीन पढ़ा रहा था कि मीन, मीडियन और मोड में मीन सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसके ना फ्यूचर में बहुत यूज है। फ्यूचर में जब हम फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब आगे जब हम स्टडी करते हैं, तो मीन बोर्ड बहुत यूज होता है एज कंपेयर टू मीडियन, एज कंपेयर टू मोड। ऐसी मीन के अंदर प्रॉपर्टीज होती थी, मीन के अंदर ऐसे फीचर्स होते थे। ये मीन की सबसे बड़ी मेरिट है कि अमंग ऑल अदर सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन इज द बेस्ट, क्योंकि मीन के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बहुत है, फर्दर मीन के एडवांस यूज बहुत है। जैसे अभी देख लिया तुमने कि डिस्पर्जन निकालने के लिए आपने किसका यूज किया, किससे कंपेयर किया, एवरेज से। तो एक सिमिलरली डिस्पर्जन हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इससे आगे हेल्प ले सके। आगे कोई हम एनालिसिस कर रहे हो, आगे कोई हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हो, तो उसमें ये हमारी हेल्प कर सके, उसके लिए बेस सर्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया कि ये दो बैट्समैन है, एक विराट कोहली है और एक स्टीव स्मिथ है, तो मुझे डिसीजन मेकिंग करनी है कि इन दोनों में से बेटर कौन है, इन दोनों में से ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है, ज्यादा रिलायबल कौन है। तो इसमें हेल्प कर रहा है ना मेरा डिस्पर्जन निकालना। तो डिस्पर्जन ये बता रहा है भाई स्टीव स्मिथ इज मोर रिलायबल बिकॉज इट हैज लेस डिस्पर्जन इन हिज स्कोर। तो जैसे मीन के सिर्फ मीन तक इस्तेमाल नहीं है, उसके आगे भी यूजेज हैं, ऐसे ही हम डिस्पर्जन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम आगे उसका इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम ये चेक कर सके, हम अपने डिसीजन मेकिंग कर सकें, डिस्पर्जन के बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, ठीक है। हम ये चेक कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा रिलायबल है, कौन कम रिलायबल है, तो उसके फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होने चाहिए। तो क्यों निकाल रहे हैं हम डिस्पर्जन हम निकाल रहे हैं इन 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव को, ताकि हमें ये पता लग सके कि एवरेज कितना रिलायबल है, उसके बाद ताकि हमें ये पता लग सके कि कौन सा वेरिएबल कितना कंसिस्टेंट है, ताकि हमें ये पता लग सके जो वेरिएशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कितना आ रहा है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कंट्रोल कर सके। और एक अच्छा मेजर वो होगा, एक अच्छे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कल को जब हम एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे होंगे, आगे एडवांस स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहे होंगे, तो उसके लिए जो डिस्पर्जन है वो बेसिस सर्व कर सके, उसका हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि हम आगे जो टूल में हेल्प कर सके, मतलब जब हम आगे स्टडी कर रहे हो। आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक है, यस सर। डन। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक कराऊंगा जल्दी से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। कह रहा है कि डिस्पर्जन के ये बहुत सारे मेजर हैं, जैसे आपने बताया, मैंने अभी बताया, रेंज बता दिया, मीन डेविएशन, जैसे कि मैंने अभी नाम यूज़ किए हैं, रेंज, मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, लोरेंज कर्व। कह रहा है कि इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए इनके अंदर। व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गुड मेजर ऑफ अ डिस्पर्जन। क्या विशेषताएं, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। 99% मीन वाली क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर आपको अच्छे से आता है तो। ध्यान सुनना, एक अच्छा मेजर किसको कहोगे आप?
आपके बहुत सारे मेजर है, आपने नाम लिए अभी, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उनके अंदर, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जी उनके अंदर। अब ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वालिटी विच यू आर लुकिंग इन अ गुड मेजर ऑफ अ डिस्पर्जन इज इट, देखो, इट शुड बी प्लेट। वेट it should be easy to calculate and understand। भैया एक सॉरी, हाँ जी, इट शुड बी, देखो सबसे आसान बात भैया, एक अच्छा मेजर वो होना चाहिए जो कैलकुलेट करना, निकालना आसान हो, समझना आसान हो और दूसरों को समझाना आसान हो। इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट करना इजी हो और फिर कल को समझना, अंडरस्टैंड करना इजी हो। आर यू गेटिंग मी? ये तो बहुत बेसिक है, इसमें तो क्या ही बताऊंगा मैं आपको, बात समझ में आई यस सर। है ना? यस सर। अगली बात, यस सर। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। भैया अब एक्चुअली होगा क्या, अभी तो मैंने बहुत इजी सा एग्जांपल लिया था, डिस्पर्जन की ना कोई एक वैल्यू आएगी निकल के, जैसे यहाँ तो बहुत अलग अलग आ रही हैं। अब होगा क्या, जब आप आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, इन सब को यूज करके हम कोई एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, कोई एक वैल्यू निकालेंगे, यूज करके एक वैल्यू निकालना। हाँ वो वैल्यू निकालेंगे। अब हम ये कहेंगे कि यार जो ये वैल्यू हमने निकाली है, ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस है या फ्यू ऑब्जर्वेशन के बेस है। एक अच्छी बात कौन सा कहलाएगा, अच्छा डिस्पर्जन कौन सा कहलाएगा, जिसमें जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इन सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस हो, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, चाहे वो जीरो वैल्यू हो। अच्छी डिस्पर्जन, कोई भी अच्छा फॉर्मूला, कोई भी अच्छी वैल्यू वो होती है जो डाटा के, सारे डाटा के ऊपर बेस होती है, चाहे डाटा अच्छा हो चाहे डाटा बुरा हो। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना? यस। जैसे मीन में भी था कि मीन पूरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस था पर मोड नहीं था, मोड के साथ दिक्कत थी, मीडियन नहीं था, वो फ्यू सिलेक्टेड वेरिएबल्स के ऊपर बेस होता है। तो लाइक मीन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, डाटा की सारी वैल्यूज के ऊपर बेस हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, इससे बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। अगली वैल्यू, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है? रिजिडली डिफाइंड का मतलब होना चाहिए जो मेजर, जो डिस्पर्जन की वैल्यू आएगी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मैं वैल्यू कह रहा हूं, मैं वैल्यू बहुत जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए, वैल्यू डिस्पर्जन की बहुत जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए। इस बात का मतलब क्या है, मान लो एक सैंपल है, जैसे विराट कोहली का 10 मैच का सैंपल था, उससे मैंने एक वैल्यू निकाली डिस्पर्जन की है, ठीक है। अब मैं मान लो एक मैच के स्कोर को इसमें से हटा के एक मैच के स्कोर को ऐड करने लगो, एक वैल्यू को चेंज करने लगो, फ्लक्चुएशन करने लगो सैंपल में, तो इस डिस्पर्जन की वैल्यू में ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। पॉइंट्स में तो चलेगी, होगी फ्लक्चुएशन, जाहिर सी बात है, बट इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब होना चाहिए कि इसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, ये स्थिर होना चाहिए, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। With the fluctuation in sample, the value of measure of dispersion should not be fluctuate very rapidly. It should be rigidly defined. Rigidly defined का मतलब होता है जो वैल्यू आ गई ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल सके। अगर आपकी डिस्पर्जन की वैल्यू भी चेंज होगी तो कैसे डिसीजन ले पाओगे? होनी चाहिए बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इट शुड बी रिमेन कांस्टेंट मोर और लेस। बात समझ में आई? यस सर। आप देखोगे आगे और पता लगेगा आपको। जल्दी से एक दो और बता देता हूँ, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए,
इट शुड बी, जैसे कि मैंने बताया अभी, इट शुड बी लीस्ट Least affected. अफेक्टेड बाई, Fluctuation of samples. वेरी गुड, फ्लक्चुएशंस इन सैंपल, यही बताया मैंने कि ऐसा ना हो कि सैंपल में फ्लक्चुएशन आने से आपके डिस्पर्जन में फ्लक्चुएशन आ रही है बट ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आएगी तो डिसीजन नहीं ले पाओगे। कैसे बताओगे कौन सा बैट्समैन रिलायबल है? डिस्पर्जन की वैल्यू तो हो, अब वो वैल्यू डिस्पर्जन की कंसिस्टेंट तो रहनी चाहिए, अब वो भी चेंज हो रही है तो डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। डिसीजन कैसे लोगे? डिसीजन तो ले ही नहीं पाओगे फिर आप। तो इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, दैट इज इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाई फ्लक्चुएशन इन सैंपल, ठीक है। एंड लास्ट है इट शुड बी यूज्ड फॉर फर्दर it should be used for further what's wrong with me algebraic ट्रीटमेंट। हाँ जी भैया, जैसे आपने मीन का आज इस्तेमाल कर लिया ना, मीन चैप्टर कब का खत्म हो गया, मीन टॉपिक कब का खत्म हो गया, लेकिन आज भी उसके यूसेज चल रहे हैं ना, आप Yes, उसका sir. यूज कर पा रहे हो ना। तो ऐसा ही सेम होना चाहिए डिस्पर्जन के साथ। आपका मेजर ऐसा होना चाहिए कि कल को जब आप एडवांस स्टडी कर रहे हो तो उस मेजर का इस्तेमाल कर सको, आप इसका फ्यूचर में यूज हो सके। आपका मेजर ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा मेजर यूज करेंगे जिसके फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो सके। बात समझ में आई? फर्दर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने हैं, एडवांस स्टडी करनी है, तो उसमें उस मेजर को आप क्या कर सको, यूज कर सको। आपका ऐसा ना हो वन टाइम यूज है, बस डिस्पर्जन निकल गया खत्म, अब इसका यूज नहीं हो सकता। देखोगे आप एक आध ऐसा है जिसका आइसोलेशन में यूज है, बस उसका यूज कर लिया खत्म, अब इसके बाद कोई यूज है ही नहीं उसका, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है। बट आपका ऐसा डिस्पर्जन का मेजर नहीं होना चाहिए, उसकी वन वैल्यू होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग वैल्यू होनी चाहिए, उसका फ्यूचर में भी यूज कर सको आप। बात समझ में आई? Yes, sir. These are some very basic characteristics of a good measure of dispersion. तो बच्चों मैंने इस चैप्टर में बेसिक्स में आपको क्या बताया है कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है। पहले ये बताया डिस्पर्जन का बेसिक मतलब क्या होता है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि कोई भी बेसिक मतलब क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंसिस्टेंट कितना है कोई भी वेरिएबल, रिलायबल कितना है, तो हमें डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव है डिस्पर्जन निकालने के, वो ये कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव बताए मैंने, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक अच्छे डिस्पर्जन में, तो ये मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखी है। अब मैं फिर थोड़ा सा थियोरिटिकल क्लास थी आज की, आगे से इसके अंदर पहले मैं बताऊंगा आपको एब्सोल्यूट मेजर, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, एंड देन फिर आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Yes, sir. बाय बाय। तो Bye. नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना प्लीज, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। Sir. जी